चलिए दोस्तों, आज है 14 जुलाई। तो आज हम 14 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। घटी कोविड-19 दवा की कीमत। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने हल्के से मध्यम कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए ब्रांड नाम फेविफ्लू के तहत अपनी एंटीवायरल दवा फेविपिराविर की कीमत 27% घटाकर 75 रुपये टैबलेट कर दी है। तो जो कि पहले 1 से 3 रुपये प्रति टैबलेट थी, और अब उसे 27% घटाकर 75 रुपये प्रति टैबलेट कर दिया गया है। तो जो ये ब्रांड था उसका नाम था फेविफ्लू, और जो दवा थी फेविपिराविर। ये जो नाम है ये आपको याद रखने हैं, ये एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इस दवा की कीमत 75 रुपये प्रति टैबलेट कर दी गई है। बोइंग ने भारतीय वायुसेना को सौंपे चिनूक हेलीकॉप्टर। बोइंग इंडिया, जो कि भारत की एक कंपनी है, ने पुष्टि की है कि 22 अपाचे हमले हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक चॉपर्स के अंतिम 5 को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है। भारत ने अपाचे का चयन करने वाले 17 देशों में से एक है, और इसका सबसे उन्नत संस्करण AH-64E अपाचे है। जो आखिरी के 5 चिनूक हेलीकॉप्टर थे वो अभी भारतीय वायुसेना को सौंपे गए हैं। 10 की डिलीवरी पहले ही कर दी गई थी। ली हिसियन लूंग बने सिंगापुर के प्रधानमंत्री। ली हिसियन लूंग ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको याद रखना ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ली हिसियन लूंग बने सिंगापुर के प्रधानमंत्री। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिसियन लूंग की लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी ने आराम से आम चुनाव जीते। उनकी पीपुल एक्शन पार्टी ने 83 संसदीय सीटें हासिल की, जिसमें कुल सीटों के 89 के साथ अपना भारी बहुमत हासिल किया। लेकिन इसका लोकप्रिय वोट, यानी कि जो प्रधानमंत्री पहले थे उन्होंने ही दोबारा पदभार संभाला है। बस आपको उनका नाम याद रखना है, ली हिसियन लूंग, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक। भारत जो है ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है, जो कि पहले अमेरिका था। भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश और 2019 में यूके में 5,429 नए रोजगार सृजन कर यूएस के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। ये जो निवेश किया है भारत ने 120 परियोजनाओं में, उसके सहायता से 5,429 नए रोजगार ब्रिटेन में निवेशित होंगे। आपको ध्यान होगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले भारत ने यूएस में भी इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे वहाँ पर 10,000 जॉब्स का सृजन किया गया था। वो अलग न्यूज़ है। अभी फ़िलहाल ये कि ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भारत बन गया है। भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में नई ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये एक नुक्कड़ सभा की तरह होती है। बिलासपुर में उच्च न्यायालय सहित राज्य भर के विभिन्न जिलों में 200 से अधिक बेंचों में 3,000 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए ई लोक अदालत देश में इस तरह के पहले प्रयास के रूप में उद्घृत किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में देश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। इतना ही पूछा जाएगा आपसे। लुइस हैमिल्टन ने जीती स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स। लुइस हैमिल्टन जो है वो मर्सिडीज ड्राइवर हैं, उन्होंने स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन ने स्टाइलिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की। यह उनके करियर की 85वीं जीत है। वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर रहे। आपको इतना याद रखना है, लुइस हैमिल्टन ने स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। प्रसिद्ध गुजराती कार्टूनिस्ट जामी का निधन। ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, जामी नाम से प्रसिद्ध थे। इनका अवध बिन हसन जामी का जुलाई 2020 में निधन हो गया। प्रसिद्ध गुजराती कार्टूनिस्ट। 1993 में उन्हें एक गुजराती पत्रिका द्वारा हेल्पफुल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि 1994 में गुजरात सरकार ने उन्हें उत्कृष्ट कार्टूनिस्ट के रूप में मान्यता दी।
जामी। 12 जुलाई को मनाया गया मलाला दिवस। मलाला दिवस 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ताकि विश्व भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके। ये जो है ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 2014 में। लड़कियों की शिक्षा की सार्वजनिक रूप से शांति पुरस्कार दिया गया था। लड़कियों की शिक्षा की सार्वजनिक रूप से वकालत करने के बाद 9 अक्टूबर 2012 को मलाला को तालिबान बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी। 2012 में पाकिस्तान सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आरसीएफ ने पेश किया हैंड क्लींजिंग जेल। राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड। राष्ट्रीय रसायनिक और उर्वरक लिमिटेड यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने एक त्वचा के अनुकूल मॉइस्चराइजर आधारित हैंड क्लींजिंग जेल आरसीएफ सेफरोला की शुरुआत की है। ये जो है जो आमतौर पर सैनिटाइज़र मिलता है वो स्किन फ्रेंडली नहीं है, ऐसा कोई हार्म भी नहीं करता, लेकिन एक मॉइस्चराइज़र के रूप में काम नहीं करता। जबकि ये जो ये सेफरोला नाम से जो सैनिटाइज़र बनाया गया है ये मॉइस्चराइज़र का काम भी करता है हाथों के लिए। तो इसे राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड ने बनाया है। इसका नाम है आरसीएफ सेफरोला। एनटीपीसी की सिंगरौली इकाई फर्स्ट शीर्ष प्रदर्शन वाली इकाई राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी की जो सिंगरौली इकाई फर्स्ट है उसे वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में उभरी है। एनटीपीसी सिंगरौली सबसे पुरानी इकाई है और एनटीपीसी लिमिटेड का एक प्रमुख बिजली घर है। यानी कि जो एनटीपीसी की सिंगरौली इकाई है उसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाली इकाई का दर्जा दिया गया है। बस आपको यही याद रखना है। एनटीपीसी लिमिटेड को पुरस्कार नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी लिमिटेड को पुरस्कार नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड ने प्रतिष्ठित CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है। यह आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट इन कॉरपोरेट एक्सीलेंस श्रेणी के तहत प्रदान किया गया है। बस एनटीपीसी लिमिटेड को पुरस्कार प्रदान किया गया है CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। बस इतना याद रखना है आपको, ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जम्मू और कश्मीर ने जारी किए पर्यटकों के लिए दिशा निर्देश। बस इतना ही है। यूपी ने जारी किए शैक्षणिक सत्र के लिए दिशा निर्देश। ये जो है स्नातक कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी, जो कि यूपी में है। यूपी के लिए बात कर रहे हैं हम। और प्रथम वर्ष के स्नातक के लिए कक्षाएं 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगी। तो बस इतना ही। नागिन दास सांघवी का निधन। वयोवृद्ध गुजराती पत्रकार, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, गुजराती कार्टूनिस्ट जामी का निधन हुआ था। अब नागिन दास सांघवी का निधन है। वो वयोवृद्ध गुजराती पत्रकार, स्तंभकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागिन दास सांघवी का जुलाई 2020 में सूरत में निधन हो गया। नागिन दास सांघवी का निधन गुजरात में। श्री सांघवी को वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, उन्होंने महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर कई पुस्तकें लिखी थी। नागिन दास सांघवी, बस इतना याद रखना है। परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करेगी महाराष्ट्र सरकार। परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा में जालना शहर में एक कोविड RT-PCR प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, हाँ बस आपको ये एक बार पढ़ना ज़रूर है। परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के प्रयास के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा के जालना शहर में एक कोविड RT-PCR प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने लोगों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की है और अनुरेक्षण और परीक्षण भी किया है। रोको टोको अभियान चलाएगी मध्य प्रदेश। तो ये एक परियोजना है। यह एक अभियान है
जो कि लापरवाह लोगों के लिए चलाया गया है। आप जानते हैं अभी लॉकडाउन की प्रक्रिया पूरी हुई है, अभी लॉकडाउन खुलना शुरू हो चुका है देश के अंदर, लेकिन अभी लापरवाही बरतना अच्छी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में उन लोगों के लिए एक रोको टोको अभियान चलाएगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। अब चयनित स्वैच्छिक संगठन उन लोगों को मास्क प्रदान करेंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, और उनमें से प्रति मास्क 20 रुपये की वसूली करेंगे। यानी कि मार्केट में जो भी बिना मास्क के मिलेगा उसे मास्क दिया जाएगा और 20 रुपये की राशि वसूली जाएगी। तो ये रोको टोको अभियान जो है मध्य प्रदेश में चलाया। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के तहत कई प्रोग्राम चलाए गए, जैसे कि ये जीवन शक्ति योजना, इसमें यह एक महिलाओं के लिए रोजगार के रूप में कार्य किया। इस अभियान ने, इसमें प्रत्येक महिला से 11 रुपये के बदले में एक मास्क लिया जाता था। प्रति मास्क 11 रुपये में महिलाओं से मास्क खरीदे गए। इसका नाम जीवन शक्ति योजना रखा गया। और एक अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, जिसके तहत कुछ जड़ी बूटियों की जो औषधीय दवाई जो है वह मध्य प्रदेश की जनता को पिलाई गई थी एक अभियान के तहत। और अभी की खबर है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स जो योजना है स्वनिधि, उसमें भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। और एक हेलमेट जो आप सर पर पहनते हैं, हेलमेट लैब का उद्घाटन भी मध्य प्रदेश में किया गया था। वेस्ट इंडीज़ ने जीता पहला क्रिकेट टेस्ट मैच। अब जानते हैं लॉकडाउन के बाद पहला टेस्ट मैच खेला गया था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, जिसे वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया है। इंग्लैंड को हराकर वेस्ट इंडीज ने अपनी दूसरी पारी में हाथ में 4 विकेट के साथ 200 रन की जीत का लक्ष्य पीछा किया। बस ये याद रखना है आपको, लॉकडाउन के बाद कोविड-19 के खतरे के बाद पहला मैच जो कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच खेला गया था इंग्लैंड में, वह वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया है। रेलवे ने बांग्लादेश भेजी सूखी मिर्च। पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से सूखी मिर्च के साथ बांग्लादेश में बेनपोल के लिए देश की सीमाओं से परे विशेष पार्सल ट्रेन लोड की है। बस इतनी ही न्यूज़ है। रेलवे ने बांग्लादेश में भेजी सूखी मिर्च। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और उसके पास के क्षेत्र मिर्च की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश से भेजी गई है ये। 24,000 मजदूरों को रोजगार सेतु के माध्यम से मिली नौकरी। मध्य प्रदेश में ही अब ये एक और अभियान है रोजगार सेतु। यह एक योजना है जिसके तहत 24,000 मजदूरों को रोजगार सेतु के माध्यम से मिलेगी नौकरी। मध्य प्रदेश में पहले से ही रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 24,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को स्थायी रोजगार मिला हुआ है। लगभग 3,55,000 प्रवासी मजदूरों के जॉब कार्ड तैयार किए गए हैं, उन्हें भी रोजगार देने की योजना है। अभी तक 24,000 को दिया जा चुका है। भारत की 2018 की बाघ जनगणना ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। नवीनतम जनगणना के अनुसार देश में अब अनुमानित 2,967 बाघ हैं, जो कि पूरे विश्व में उपलब्ध बाघों का 75% हिस्सा हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि पूरे विश्व में उपस्थित बाघों की संख्या का 75% भारत में है। इस संख्या के साथ भारत में वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा और भारत बाघों की संख्या दोगुनी करने के अपने संकल्प को पूरा कर चुका है। यह एक लक्ष्य रखा गया था जिसे भारत ने पूरा कर लिया है। ये जो संख्या है बाघों की 2,967, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ये ऐसा का ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बार, और यही क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था जो जनवरी और लास्ट दिसंबर में कुछ एग्ज़ाम हुए थे उनमें।
DCGI ने कोविड रोगियों के लिए एटोलिजुमाब को दी मंजूरी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए एटोलिजुमाब को मंजूरी दी है। बस आप इसको एक बार पढ़ लें, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एटोलिजुमाब 2030 तक होगा रेलवे में 100% विद्युतीकरण। भारतीय रेलवे डीजल के स्थान पर 100% विद्युतीकरण वाला विश्व का सबसे बड़ा रेलवे होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी उम्मीद जताई है कि यह 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे होगा। यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो रेलवे है उसे 100% विद्युतीकृत किया जाएगा और यह विश्व का सबसे बड़ा रेलवे होगा जो ऐसा करेगा। अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया एक मॉड्यूल। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल, इसको ध्यान रखें आप। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल स्कूली बच्चों के लिए यह एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूरी तरह से निःशुल्क है। 6 परियोजना आधारित शिक्षण मॉड्यूल और ऑनलाइन मेंटरिंग सत्रों के माध्यम से युवा नव प्रवर्तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। जो ऐप बनाई जाती हैं उसका प्रशिक्षण इस योजना के तहत स्कूली बच्चों को दिया जाएगा। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल जो कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश भर के स्कूली बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित हुआ 1,39,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न। तो आप जानते हैं अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसे 5 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह योजना लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए लाभान्वित है। विस्तारित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 महीनों के लिए आवंटित खाद्यान्न के 203 लाख मीट्रिक टन में से 1,39,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न राज्यों द्वारा ले लिया गया है। 1 जुलाई 2020 से अब तक 396 रेल ट्रैक के माध्यम से 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न लोड कर राज्यों को भेजा जा चुका है। अब तक 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न भेजा जा चुका है राज्यों को। 1,39,000 मीट्रिक टन ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इसी महीने के बारे में है। भेजा जा चुका है जो कि एक हिस्सा है, लेकिन और भी भेजा जाएगा। आयकर विभाग ने बैंकों के लिए लॉन्च किया टूल। आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों के लिए एक नई कार्यक्षमता की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत वे आयकर रिटर्न की गैर फाइलर के मामले में 20 लाख रुपए से अधिक की नकद निकासी पर TDS की प्रयोज्यता दर का पता लगा सकते हैं और आयकर रिटर्न फाइल करने वाले के मामले में 1 करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। यह एक योजना है। यह जो 1 करोड़ रुपये से अधिक फाइल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए यह योजना। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है, इसमें कोई ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है नहीं। तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है।